दोस्तों नॉर्मली हम बात करते हैं कि जब भी एक इंडिपेंडेंट वुमेन की बात आती है या हम किसी भी एक फीमेल पर्सनैलिटी को जज करने जाते हैं या उसको डिस्क्राइब करने जाते हैं तो दो तीन चीज़ें हम अमूमन उनके बारे में बात करते हैं। आइदर कि लड़की सुंदर होनी चाहिए या दूसरी तरफ होता है अगर सुंदर नहीं है तो इंटेलिजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिल जाए जहाँ पे लड़की सुंदर भी है और इंटेलिजेंट भी है, फिर ये बात आती है कि अगर वो सुंदर है और इंटेलिजेंट है तो क्या वो अपने करियर में भी अच्छा करेगी, और अगर ये सारी बातें भी हो जाएं तो फिर उसके बाद एक जजमेंट का कोई भी तरीका नहीं रहता। वो नॉर्मली कहते हैं ना कि कहते हैं हर सुंदर लड़की जो होती है वो मॉडल नहीं होती, उनमें से कुछ टीचर्स भी होती हैं। तो जिस पर्सनैलिटी को हम आज आपको मिलवाएंगे वो एक सुंदर टीचर जिसको आप कह सकते हैं। अगर आपने मैं हूं ना मूवी देखी होगी तो जस्ट सुष्मिता सेन ऑफ दैट मूवी आपको कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है हमारी आज की पर्सनैलिटी की। तो हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर पूर्णिमा सहगल से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में। तो आज उनसे बात करेंगे, उनकी लाइफ स्टोरी डिस्कस करेंगे। लेट्स सी कि आज के टॉक शो में क्या निकलता है। पूर्णिमा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। पूर्णिमा, जितना हमने आपके बारे में रिसर्च किया है, यू आर ए टॉपर थ्रू आउट फ्रॉम अ मैट्रिक +2 BCom MCom MBA देन इन डॉक्टरेट ऑल्सो। इतनी सारी पढ़ाई कैसे करें? I think it was in my genes. I'm blessed because, as you know, both my parents, they are professors, they're retired professors, and we are three sisters. My elder sisters, both of them have also been toppers and gold medalists throughout their life. So I think कहीं ना कहीं एक वो benchmark मेरे लिए पहले ही काफ़ी हाई सेट कर दिया था मेरी एल्डर सिस्टर्स ने, और दोनों पेरेंट्स एज आई सेड बीइंग प्रोफेसर्स। तो एक शुरू से ही एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर हमारे घर में रहा है। एवर सिंस वी वर किड्स, वी वर that's how we were raised, that's how we were brought up. You know, our focus always used to be on education, and in those times the focus was genuinely on education only. Aajkal ka times they have changed, the focus is on developing all rounders and एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट उस टाइम पर ज़्यादा फोकस जो था वो एकेडमिक्स पे ही रहता था। एंड एज आई सेड, आई एम ब्लेस्ड कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे घर में ऑलरेडी था, पेरेंट्स की तरफ से भी और मेरी सिस्टर्स की तरफ से भी। तो बस वो माहौल मिला और मैं मेहनत करी, हार्ड वर्क किया एंड सक्सेस मिलता गया। इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। नॉर्मली ये कहा जाता है कि देखो, ब्यूटी आपको जो मिलती है वो बाय बर्थ मिलती है, वो आपके पेरेंट्स के जीन से मिलती है। और नॉर्मली ये देखा गया कि जो लड़कियां स्टूडियोस होती हैं वो अपने आप के ऊपर ज्यादा ध्यान देती नहीं है। बट आपको देख के ऐसा नहीं लगता, आपने थ्रू आउट लाइफ अपने ऊपर भी ध्यान पूरा प्रॉपर्ली दिया। तो हाउ यू हैव मैनेज ऑल दीज थिंग्स? I think you have to look good to feel good. Yeah. So both factor कहीं ना कहीं हमेशा। I never wanted to be that. I was never that typical kind of scholar. वो जो bookworm, किताबी कीड़ा, मैं कभी भी नहीं होती थी। And in fact, my friends sometimes used to be jealous of me और मुझसे इस बात पे चिढ़ती भी थी, लड़ती भी थी कि तू पूरा साल हमारे साथ you know मस्ती भी करती है, सब कुछ करती है, chill भी करती है। I always used to be the funniest in the group, सब कुछ। And end में then again you are topping and हम सब पीछे, and you are getting you know those good grades and everything. You are topper in every subject. So that's so bad. How do you manage it? But so I was like, I think कहीं ना कहीं I've been blessed with a good memory also. जो अब मेरे you know post graduation की मेरी teacher, who's now also my colleague and my HOD, she calls me a Xerox machine. तो उन्होंने मेरा नाम डाला हुआ था कि ये फोटोकॉपी कर लेती है अपने ब्रेन में कहीं। तो कहीं ना कहीं एक वो अच्छी मेमोरी, अच्छे जीन्स, और उसके साथ साथ आई नेवर वांटेड टू बी दैट किताबी कीड़ा काइंड ऑफ अ पर्सन की जो सारा टाइम एक ही लाइफ मिली है, जीनी भी है, पढ़ना भी है, सक्सेसफुल भी होना है, अच्छे भी दिखना है, और किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए अच्छे दिखना है। तो कभी इस तरह से नहीं सोचा कि चलो एजुकेशन तो मैंने पूरी करनी थी, एक बेंचमार्क था उसको तोड़ना था, लेकिन जिस लुक्स के साथ आप हैं, कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को मॉडलिंग में चला जाना चाहिए? या कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया कि यू आर नॉट मेड टू बी अ टीचर? कॉम्प्लीमेंट तो बहुत किया है, बट जैसे आपने स्टार्ट किया कि नॉट ऑल गुड लुकिंग यू नो वुमेन आर इन द मॉडलिंग और एक्टिंग प्रोफेशन, सम ऑफ देम आर टीचर्स आल्सो। तो अब बच्चों को क्लासेस में भी तो लेके आना है, तो कोई आई थिंक ग्लैम फैक्टर वहाँ पे चाहिए टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स बैक टू द क्लासरूम्स। तो हाँ, मतलब
बहुत ये कॉम्प्लीमेंट और ये बात मतलब हमेशा ही आती रही है कलीग से भी और कई बार गर्ल्स स्टूडेंट्स भी, बिकॉज आई एम वेरी फ्रेंडली विद माय स्टूडेंट्स एंड आई हैव आल्सो बीन वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डांस के साथ, मॉडलिंग के साथ, इन सारी एक्टिविटीज के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। मैं खुद नहीं कर रही लेकिन मैं बच्चों के साथ वो होती हूँ तो मैं वहीं पर अपना वो शौक भी पूरा कर लेती हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद अचीव कर रही हूँ। मेरी टीम्स कंसेक्यूटिवली फर्स्ट आती हैं यूथ फेस्टिवल में। वी जस्ट क्रिएटेड अ हैट्रिक last 18 years से I've been in charge of the dance team, Western dance team last year also in DAV College, which is the official dance club of DAV College. I'm also in charge of the general dance team for youth festival. I'm in charge of the modeling club. तो उन सब के थ्रू जो है मैं अपना एक वो शौक कहीं ना कहीं पूरा भी कर लेती हूँ। और हाँ, तो बच्चे कहते रहते कि मैम आप कहाँ इस प्रोफेशन में आपको होना चाहिए, बट आई एंजॉय व्हाट आई डू। मैं इससे रिलेटेड एक बात पूछना चाहूंगा, बच्चे कितना सीरियस लेते हैं जो इस तरह की मतलब मॉडल टाइप की जब टीचर क्लास में आ जाते हैं तो बच्चे सीरियसली मानते हैं कि ये मॉडल टाइप की टीचर पढ़ाएगी भी, या बच्चे वो फन करना ज्यादा पसंद करते हैं? आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन द टीचर इटसेल्फ कि आप कितना लिबर्टी दे रहे हो। एंड कहीं ना कहीं, एज आई सेड, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फ्रेंडली विद माय स्टूडेंट्स, बट आई ऑलवेज नो वेयर टू ड्रॉ a line, you know, and touchwood in it's now 18 years हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ मुझे पढ़ाते हुए डीएवी कॉलेज में। बट आपको तो 18 की लगती है। So 18 years हो जाएंगे, touchwood, I have never experienced anything bad like that, या कोई indiscipline issue कभी आया हो, कभी भी नहीं, because स्टूडेंट्स मेरी बात मानते भी हैं, प्यार से भी मान जाते हैं, नहीं प्यार से मानते हैं उनको गुस्से से भी मैं मना देती हूँ, बट ज्यादातर प्यार से ही मान जाते हैं। कभी कभी आता है, बट ज्यादातर मैं प्यार से ही बच्चे मेरी बट वो गुस्से को सीरियस लेता नहीं होगा। या वो अलग बात है, बट बहुत रेयरली होता है वो। मैं प्यार से ही बच्चे, मतलब इफ यू गो टू डीएवी कॉलेज एंड इफ यू आस्क एनीबडी, नॉट जस्ट कॉमर्स स्ट्रीम के, बट यू आस्क एनीबडी फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम, बॉयज में से, गर्ल्स में से, कि वाज द मोस्ट फ्रेंडली टीचर, तो आई थिंक कहीं ना कहीं टॉप 2-3 में मेरा नाम जरूर आएगा। सो बच्चों के साथ मैं कभी भी, आई हैव नेवर बीन दैट टिपिकल स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ टीचर। आई थिंक मेरे अंदर वो है ही नहीं चीज, शायद मैं गुस्सा करने भी जाऊँ तो फिर मैं 2 मिनट बाद हंस पड़ती हूँ उनके साथ। तो बट हाँ, आई हैव बीन लकी कि बच्चे प्यार से मेरी बात मान लेते हैं। अच्छा पूर्णिमा, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो और पढ़ाई खत्म करने के बाद 6 महीने के बाद आप उसी कॉलेज में जाके लेक्चरर लग जाते हो, तो जिस क्लास टीचर्स रूम के बाहर आप मेरे कमेंट के लिए खड़े होते हो, 6 महीने के बाद आप उन्हीं टीचर्स के साथ बैठ जाते हो, कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है या कितना डर लगता है, अंदर से वो अभी भी टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन निकल चुका होता है, या यू फील कॉन्फिडेंट? पहली बात तो आई वॉज वेरी लकी कि मुझे वो 6 महीने की वेट भी नहीं करनी पड़ी। लेट मी टेल यू कि मेरा रिजल्ट ऑफिशियली बाद में आया था और उससे पहले आई वॉज अपॉइंटेड। आई वॉज सो लकी इन दैट मैटर कि मुझे एक दिन की भी वेट नहीं करनी पड़ी। मेरा रिजल्ट यहाँ से कॉन्फिडेंशियल गया था, सो टेक्निकली मेरी अपॉइंटमेंट लेटर पहले थी और मेरे रिजल्ट की ऑफिशियल डिक्लेरेशन जॉब से बाद में हुई थी। मतलब मंडे को आप स्टूडेंट थे और ट्यूसडे को आप स्कूल में लेक्चरर थे। मैं स्कूल में हूँ, so I've been very blessed with that. And as far as the experience is concerned, I think it's a wonderful experience. It has been a wonderful experience. हाँ, थोड़ी nervousness of course थी that now you're on the other side of the table all of a sudden. My teachers were now my colleagues. My HOD and my teachers who always I had looked up to, and always you were in fear and awe of your teachers. So all of a sudden I was sharing the same space, like you said कि staff room के बाहर हम खड़े होते थे टीचर से बात करने के लिए. Now I was walking into that staff room. So but again कभी भी आज तक 18 सालों में मुझे वो चीज फील नहीं हुई है. वो अब तब भी मुझे बेबी मानते थे अपना. मेरी टीचर्स जो है वो आज भी मुझे बच्चे की तरह ही प्यार करते हैं. जो मेरे टीचर्स रहे हैं वो मेरे अब कॉलीग्स हैं. As I said, my HOD, she was my teacher. और बाकी जो सीनियर टीचर्स हैं कॉमर्स फैकल्टी के वो मेरे एमकॉम के टीचर्स रहे हैं. बट आज भी मेरे लिए और कल भी और मेरे रिटायरमेंट डे तक भी वो पहले मेरे लिए मेरे गुरु हैं, बाद में मेरे लिए मेरे कलीग्स हैं. मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में अभी भी है. अगर मेरे साथ मेरी मैम आके बैठ जाएंगी तो मुझे लगता है कि मैं खड़े हो जाऊँ पहले तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है स्टाफ रूम में जाती हूँ जब मैं कि ये मेरे टीचर्स थे अब मेरे कलीग्स हैं. तो बहुत प्यार का छूट मुझे उनसे मिला है, अभी तक भी मिल रहा है. तब भी बच्चों की तरह प्यार करते थे अब भी. और बाकी हाँ, अजीब तो थोड़ा लगता ही है कि एकदम से आप एक दो दिन में ही आप स्टूडेंट से फैकल्टी बन गए. तो एक वो दैट फीलिंग टेक्स अ लिटिल टाइम टू सिंक इन, बट इट्स वाज ब्यूटीफुल फीलिंग.
नहीं, बट आपके साथ तो चलो ठीक रहा कि आपको पता है कि मैं फैकल्टी बन गई, लेकिन जो आपके जूनियर्स हैं वो आपको किस तरह से लेते हैं कि अब तो ये हमारे साथ कल तक घूम रही थी, आज हमारी टीचर है? उनके लिए थोड़ा मुश्किल आई थिंक था, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत लिमिटेड सी लड़कियां थी। अब तो डीएवी कॉलेज पूरा का पूरा कोएड है, उस टाइम पे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के 2-3 कोर्सेज लाइक एमकॉम और एमए इंग्लिश और एमएससी आईटी थे, जिसमें गिनी चुनी लड़कियां थी। तो गिनी चुनी लड़कियों में आप भी होते हो कि पता होता है सबको। तो अब मुझे बाद में बड़ा फनी वे में पता चलता था कि अच्छा वो टीचर बन गई है, अच्छा वो टीचर बन गई है, वो यार वाह लकी स्टूडेंट्स आर सो लकी। और कभी कभी ऐसा होता था, मुझे बाद में पता चलता था कि बीए के स्टूडेंट्स आगे मेरी बीकॉम की क्लास में बैठ जाते थे और मुझे टीचर बड़ी सोनी है ये क्लास में। सो मतलब वो सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। But I always used to laugh it off, you know। बाद में मुझे बच्चे कई जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं या लड़की होती है वो बता देती मैम पीछे लड़के बैठे थे ना, वो बीए के लड़के थे, वो सिर्फ आपको देखने के लिए क्लास में आते आपको देखने के लिए क्लास में आते थे। बट अब तो बहुत लड़कियां आ गई हैं, जब तो कोएड हो गया है कॉलेज पूरा। हाँ, इनिशियल 1 or 2 years बट लिटरली थोड़ा सा होता था, क्योंकि आई रिमेम्बर द फर्स्ट लेक्चर आई टुक, आई वॉक्ड इनटू दिस क्लास, इट वाज बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास, तो सीनियर मोस्ट क्लास होती थी उस टाइम पे तो बॉयज के मामले में। तो आई वॉक इनटू दिस क्लास एंड 60 odd boys and all of them staring at me like this, I remember। So you know, I had butterflies in my stomach। तो वो शुरू में थोड़ा था, but touch wood, as I said, I've been lucky, कभी कोई ऐसा नहीं किसी ने मिसबिहेव किया हो या कुछ अनकंफर्टेबल मुझे फील कराया हो, नहीं कभी भी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा वो जरूर होता था कि वो सब they used to be like you know watching like this, I don't know, the subject में interested होते थे इतना। तो शुरू के 1-2 साल थे, बट नाउ आई एम सो यूज्ड टू होता है। पंजाबी नहीं आते यार, कल तो साडा घूमती थी ऐसा टीचर बन के बैठ गई हैं। वो आई एम श्योर वो बेचारों को थोड़ा टाइम लगा होगा बिलीव करने में कि ये नाउ शी इज नो मोर अ स्टूडेंट, शी इज अ फैकल्टी। तो हाँ, आई थिंक सो। पूर्णिमा, अगर हम बात करें जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जिस कॉलेज में पढ़े हैं उसी में जब टीचर लग जाते हैं, कोई ऐसा फनी मोमेंट, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जो आपको अभी तक याद हो या कभी बैठ के लगता है यार वो बड़ी एक अच्छा इंसिडेंस हुआ था जो थ्रू आउट लाइफ रहेगा? मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, फनी भी होते हैं। स्टूडेंट्स की बातें कई बार ऐसे बहुत फनी हो जाती हैं। कई बार जैसे न्यू एडमिशन होती है, कोई वो हाँ, आपके पास है, वो स्टूडेंट ही समझे और उनको बाद में पता चले। वो बहुत बार होता है, कई पेरेंट्स आते हैं इस एडमिशन के लिए, मैं बैठता हूँ जब एडमिशन के दिनों में हम जीन्स वगैरह में भी चले जाते हैं। वैसे भी हमारे कॉलेज में कोई इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आप सूट्स में ही आओ ऐसा, तो आई ड्रेस अप द वे आई फील कंफर्टेबल। मैं बहुत बार वेस्टर्न कैजुअल्स में भी चली जाती हूँ। तो बहुत बार ऐसे होता है बच्चे आ जाते हैं या पेरेंट्स आ जाते हैं, आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है, अच्छा बताओ आपके कितने परसेंटेज आए हैं। तो अच्छा, बड़ी बार ऐसा हुआ एग्जाम टाइम में वो पुलिस वाले आते होते हैं या इलेक्शन टाइम में, तो वो रोक लेते हैं, आई कार्ड दिखाओ। तो मैंने कहा सर मैं तो यार टीचर हूँ। और फिर ऐसे देखते हैं कि ये चीज तो भी बोल रही है। अच्छा, इलेक्शंस के टाइम पे तो मैं ही डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर थी, तो सबसे पहले वो पुलिस वालों ने मुझे ही रोक दिया कि अंदर नहीं जा सकते, आई कार्ड दिखाओ। तो मैंने बोला कि इलेक्शन भी मैं करवा रही हूँ। तो साथ वाले करीब भी हंसने लगे, मैडम मालिक है, मैडम डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर। ओपी फिर हंसने लग गए कि अच्छा हो हमारी क्या गलती है, मैडम लुक्स सो यंग। तो वहाँ ऐसे इंसिडेंट्स तो बहुत बार होते रहते हैं फनी। मतलब स्टूडेंट्स कई बार दे मिस्टेक यू नो दे काइंड ऑफ उनको लग जाता है कि अच्छा आप टीचर हो, या पेरेंट्स आते हैं उनको लग जाता है कि आप स्टूडेंट ही हो, वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने लग जाएंगे। देन आई टेल देम कि मैम ये एडमिशन जो आप लेके आए हो ये मैंने कर लिया। तो हाँ, मतलब बट अब मैं काफी यूज्ड टू हो चुकी है, जैसे कहा 18 साल हो गए हैं, तो बहुत यूज्ड टू हो चुकी है मैं चीजें। अच्छा पूर्णिमा, अगर हम बात करें कि किसी भी इंसान का एक सक्सेस का एक पैरामीटर होता है, जैसे अगर हम आपकी बात करें तो फॉर अ नॉर्मल लेमन मैन यू आर टॉपर थ्रू आउट, यू आर, जैसे आपने कहा कि आपका रिजल्ट भी नहीं निकला और आपको जॉब मिल गई, उसके बाद आप एक अच्छे रेपुटेड कॉलेज में अच्छी फाइनेंशियली कर रही हैं, देन यू गॉट मैरिड, सो देन सर्टेनली व्हाट हैपेंड दैट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम अ मैरिज। मतलब इसमें कोई ऐसा एक ना वो बिलीव करने वाली बात नहीं होती है कि नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, अच्छी कमाई करने वाली होनी चाहिए, एक अच्छे घर से होनी चाहिए, फैमिली का कंपैटिबल बेटर होना चाहिए। आपके केस में सब कुछ ठीक था, लेकिन व्हाई इट हैपेंस दैट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द मैरिज? ये आपकी बात से मैं टोटली एग्री करती हूँ। इनफैक्ट अभी भी जिसको जैसे जब पता चलता है तो पहली बात यही कहते हैं जो आपने कही कि अच्छा यार ये कैसे हो सकता है, यू आर सो गुड लुकिंग, यू आर सो इंटेलिजेंट। अच्छा, गुड लुकिंग इंटेलिजेंट के साथ नॉर्मली ये होता है कि जब भगवान किसी को लुक्स भी दे देता है, अकल और शक्ल दोनों दे देता है, तो उसको साथ में एरोगेंस भर के दे देता है, एटीट्यूड भर के दे देता है। मेरे केस में वो भी नहीं, आई एम सो डाउन टू अर्थ एंड आई एम सो फ्रेंडली विद पीपल,
with my students, with my colleagues. You know, I'm so friendly with all of them. I'm kind, everything. Not that I'm trying to boast, but that's what people say. तो वो सब चीजें, and then they are surprised, they are shocked कि मतलब what else does a man need, you know? But I think कहीं ना कहीं यही पैराडॉक्स हो जाता है कि when you are intelligent, you are good looking, you are इसलिए तो कहीं ना कहीं शायद आप भी एक एक्सपेक्टेशन लेवल आपका बन जाता है कि इस तरह की लाइफ मुझे चाहिए, है ना? कि आप एक ऐसी लाइफ जीते आ रहे हैं, आप एजुकेटेड हो रहे हो, आप सारा कुछ हो, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है आपकी, तो कहीं ना कहीं आपकी भी माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। तो वो जब एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक लगता है आपको, इनकम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आई थिंक मेरे केस में वही आई कि एक कमाऊ लड़की और सब कुछ वो चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि हमारे केस में शायद वही एक वो प्रॉब्लम आई। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जैसे नॉर्मली पिक्चर्स में हम देखते हैं कि अगर जो फीमेल पार्टनर है वो ज्यादा कामयाब है तो मेल ही को कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है? शायद वो हो, मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता था कि शायद ऐसी है कि कोई ईगो इश्यूज तो नहीं है कि शी इज सक्सेसफुल एंड पीपल टॉक सो मच अबाउट हर, और आप एक ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे यू आर नॉट वेल नोन। ठीक है, मैं हूँ, अब मुझे 8,000 से ज्यादा बच्चा मेरे कॉलेज में पढ़ रहा, हर साल पढ़ के जाता है, तो ऑब्वियसली आई एम पॉपुलर टीचर, सब कुछ है, तो शायद कहीं वो इश्यूज भी आते होंगे, which though they were never openly talked about, but I do feel कि कहीं ना कहीं शायद वो issues भी, but majorly it was his financial problems which kind of triggered many other problems in our relationship. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं financially इतनी independent थी और वो थी कि male partner became a little too casual in discharging his responsibilities, क्योंकि ultimately we are in a patriarchal society. And we have certain expectations from our male partner. Man of the house, हम इसीलिए उसको कहते हैं, he's supposed to provide for the family, for the woman, for the kids and everything. Because we have been born and brought up with that kind of ideology in our mind. Though things are changing now, but it will still take a lot of time. या तो फिलीपींस जैसा हो जाए कि हाँ जेंट्स घर में बच्चे संभाल रहे हैं और घर संभाल रहे हैं और लेडीज बाहर जाके करती हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं सबको एक्सेप्टेबल भी है कि दैट्स अ नॉर्म। बट यहाँ पर नॉर्म इज डिफरेंट। यहाँ पर नॉर्म, हमने अपने पेरेंट्स को, अपने फादर्स को, ब्रदर्स को देखा है या अपने ब्रदर इन लॉ को देखा है, वो दे आर प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली। वाइफ जब कमा रही है दैट इज अ सप्लीमेंट्री इनकम, है ना? बट कहीं अगर आप उसी को मेन इनकम मान के अपने आप को बिल्कुल बैक सीट ले लो और कैजुअल हो जाओ कि तो क्या हुआ अगर आपने ये दे दिया, तो क्या हुआ बच्चे की फीस दे दी, तो क्या हुआ घर का रेंट दे दिया, तो क्या हुआ, तो वो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो पाती हैं। आपको एजुकेशन वाइज आप इतना एजुकेटेड हो तो एक सर्टन मेंटल आपका लेवल होता है, तो वो मेंटल लेवल पे अगर आप इफ यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद योर पार्टनर देन यू नो प्रॉब्लम्स क्रॉप अप, और वो फाइनेंशियल इश्यूज से मेंटल से इमोशनल इश्यूज, सो वन प्रॉब्लम you know leading to another problem, and ultimately it became so toxic that I had to make a call. I had to take a call that do I really want to be in this relationship just to have that Mrs. का tag with this? अब मैं society के लिए जीऊँ या मैं अपने लिए जीऊँ और अपनी बच्ची के लिए जीऊँ? That was the question in my mind कि because people would suggest you, my colleagues and everything, my dear close friends जिनको पता था इन issues के बारे में, they would suggest कि कोई बात नहीं, think about the child, society क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे and all that. तो then I thought कि यार मैं लोगों के लिए तो नहीं जी रही हूँ, मैं तो अपने लिए जीना है, you know, मुझे अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपना बच्चा, सबसे पहला मेरा ये you know focus area है. So then I thought that you know instead of being in a troubled relationship and in a toxic relationship where my child grows up seeing her parents fighting every day, losing faith in the institution of marriage, so it was better that she was with one parent but in a happy space rather than being with two parents who are constantly fighting with each other or not talking to each other. So because at that point of time she had started asking me that why you know her father is not talking to me. Because she was just 3 years old, तो इतना तो बच्चे को समझ भी नहीं आती, but she would understand that if I'm asking him something he's not replying or we are fighting or we talking in a rude tone, so she just started asking me. So that was the time I decided that I'm not going to let it affect my child's psyche, and society is not that is important to me. My own mental peace and my child's good
upbringing, and her peace of mind is what really matters. सोसाइटी को तो आज इन्वॉल्व है, कल नहीं है. मतलब जस्ट एक मिसेस का टैग अपने साथ लगाने के लिए मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहूं, उसका कोई फायदा नहीं है. तो then I was lucky that my parents really supported me, because otherwise it was a love marriage. लव मैरिज है, और उसके बाद इतना टॉक्सिकेशन होना, वो कहीं ना कहीं मतलब वो आप कह रहे हो ना कि आप तो सारे के सारे मिथ तोड़ते जा रहे हो जो सोसाइटी में बने हुए हैं कि अगर सब कुछ नहीं, अगर हमने सब कुछ सोच समझ के किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये चीज हो रही तो फिर तो कहीं पे वो डेस्टिनी पे सारी स्टोरी आ गई. नहीं, बट कहीं ना कहीं ऐसा सेड कि कब तक, क्वेश्चन इज कब तक आप वो चीज को बियर करते जाओगे, और फिर उसके ऊपर से ईगो इश्यूज भी, वन नॉट बीइंग एबल टू प्रोवाइड एंड देन शोइंग योर ईगो. उसको आजकल गैस लाइटिंग कहते हैं. तो वो गैस लाइटिंग भी बहुत ज्यादा हो गई थी रिलेशनशिप में, कि आप पहले खुद इतना मैनिपुलेट कर दो एंड दूसरे बंदे को ही रिस्पॉन्सिबल होल्ड कराओ फॉर योर प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. तो फेथ तो अच्छा ही था, इंटेंशंस तो मेरी यही थी कि इंसान लाइफ में कुछ करेगा जैसे हमारे पेरेंट्स ने किया है. बट ही वाज ऑलवेज वेरी आई थॉट लेट बैक अबाउट. आपको कभी इस तरह से नहीं लगता कि जैसे आजकल कहते हैं ना कि आजकल लोग प्यार भी बड़ा दिमाग लगा के करते हैं, कि उन्होंने शायद प्यार भी बड़ा दिमाग लगा के किया था कि सुंदर लड़की है, कमाऊ है, आगे सब कुछ चलेगा, तो मेरी लाइफ मतलब आपके थ्रू अपनी लाइफ सेटल करने की कोशिश में थे, तो इसलिए उनको लगा कि ये सबसे बढ़िया बैक जो खेली जा सकती है. मैं वही सबको इनफैक्ट कहती हूँ कि शायद उसने बहुत ज्यादा सोचा और मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा. So that is, I think you are right in that it was a very calculated decision from their side, but I think I just didn't. Well, you had taken a decision from a heart and they from the mind. Yes, not from my mind, because अगर मैं mind से लेती तो शायद मैं short decision लेती. बट हाँ, दिल से लिया और यही सोच के लिया कि थिंग्स विल गो इन अ पॉजिटिव वे, लाइक दे हैव गॉन इन माय पेरेंट्स केस और इन माय सिस्टर्स केस. कि हर इंसान तो नहीं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून होता, कि हर किसी को यंग हो, आप मेहनत करोगे, आप अपनी लाइफ बनाओगे. बट अगेन मैरिज इज अ जैकपॉट. आई थिंक इट्स अ गैम्बल. नहीं, आपके केस में तो लग के बिल्कुल ऐसे 100% है जैकपॉट और डेस्टिनी लग रहा है कि मतलब इतने सारे पैरामीटर्स में भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो इट विल डेफिनेटली हैपन. दैट्स ट्रू. आई थिंक इट वाज अ प्योर गैम्बल and I think it was destined to be, और destined तो जो है destiny में लिखा वो होके ही रहना है. So I think it was supposed to happen this way, but then I take it with a pinch of salt. I don't really take it. I've taken it things in my stride कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की मैरिज सक्सेसफुल हो. और कभी कभी ज़रूर लगता है, लोग कहते हैं कि वो बच्चे के लिए फॉर हर इट इज़ नॉट द प्रेजेंस ऑफ अ फादर इज़ वेरी नेसेसरी, एंड आई डोंट डिनाई दैट. ऑफ कोर्स दोनों पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बट हैविंग सेड दैट, दोनों पेरेंट्स आपस में लड़ते रहे, उससे बेटर ये है कि एक पेरेंट के साथ बच्चा हैप्पी स्पेस में रहे, विच शी इज़ राइट नाउ. And luckily for me, she was quite young when I walked out, so she really doesn't have memories of that house or that those and with the passage over time it will be yes. short. And my parents, touch wood, they've been my support system, like I just mentioned at that time, कि अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो शायद पता नहीं मैं ये डिसीजन ले पाती या नहीं. क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपकी डिसीजन था, लव मैरिज करी तो हम क्यों अब वो करें. बट टच वुड, गॉड ब्लेस देम विद अ लॉन्ग लाइफ, कि उन्होंने एक दिन भी कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि it was your decision, so you bear the repercussions of it. In fact, it was my mother only, when I really literally broke down one day in front of them, and my mother told my dad that I'm not sending my daughter there. So एक वो रीडिंग मैंने कहीं एक कोट पढ़ी थी, एक जो is really etched into my mind, that it is better to have your daughter back home from a troubled marriage rather than having her back home in a coffin. तो बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे भी हैं जहाँ लड़कियाँ कह नहीं पाती हैं या पेरेंट्स से सपोर्ट मिल नहीं पाती है, एंड देन दे काइंड ऑफ टेक दिस एक्सट्रीम स्टेप, दे एंड देयर लाइफ. तो ऐसा कभी भी ना करें. आपके उससे भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी टू ऑल दोज गर्ल्स who are in a troubled relationship, who are in a toxic marriage, that please do not think that it's the end of the world. You have one life, make it for yourself. पेरेंट्स के लिए ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि ऑलवेज एजुकेट योर गर्ल, मेक हर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. प्रे यही करो कि उसको एक बहुत अच्छा घर मिले, बहुत अच्छी मैरिज मिले, बट गॉड फॉरबिड इफ थिंग्स गो रॉन्ग, शी शुड बी प्रिपेयर्ड, शी शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ to call a spade, and if things are not working out, she should be independent enough to walk out of that relationship. And please provide her that support, even if it's a love marriage or arranged marriage. Provide her that support, because who else does she have?
पेरेंट्स अगर नहीं होंगे तो कौन खड़ेगा उसके लिए ना। तो प्लीज आप वो सपोर्ट उसको जरूर दें एंड ऑलवेज अश्योर हर दैट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम शी मस्ट टॉक टू यू एंड कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ना लें, क्योंकि लाइफ किसी के जाने से आने से ख़त्म नहीं हो जाती है, लाइफ बहुत प्रेशियस है। तो उसको एक सिर्फ कि एक आपका डिसीजन गलत हो गया तो उस चक्कर में आप अपनी पूरी लाइफ बर्बाद ना करें। सी द ग्लास हाफ फुल देन हाफ एम्प्टी। अगर नहीं चल रहा है तो वॉक आउट एंड बट मेक श्योर दैट यू आर you know you have it in yourself to walk out and to stand, take that decision and to stand by that decision। आप इतने, आपके अंदर एनर्जी है, स्ट्रेंथ है कि आप उस डिसीजन के साथ जो रेपरकशंस आएंगी उसको आप बियर कर सकें। वो स्ट्रेंथ आप में होनी चाहिए। जब मैं उस स्ट्रेंथ की बात करती हूँ तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ आपको चाहिए, बिकॉज एट एवरी स्टेप इन लाइफ यू विल बी आस्क्ड दैट क्वेश्चन व्हाई। और हमारी सोसाइटी ऐसी है कि सोचते कि लड़की में कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, कि इसी ने नहीं बनाई होगी। अब जैसे मेरे केस में होंगे ये घमंडी होगी ये इंटेलिजेंट है, ये गुड लुकिंग है तो ये घमंडी होगी, इसने एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करी होगी, बट ऐसा नहीं होता है। सो हर कॉइन के दो पार्ट्स होते हैं। जज अ बुक बाय इट्स कवर, यू नो, जो इंसान उस सिचुएशन में है उसी को पता है कि उसके साथ क्या बीत रही है। लेकिन मैरिज कैन वेट, देयर इज नो मैजिक एज फॉर गेटिंग मैरिड कि 23 की पे शादी नहीं हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल तो मेरे को फिर वो बात याद आती है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बिल्कुल सही है, ये आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो आपको मिल ही जाना। आप जितना मर्जी भागो उससे, वो दैट इज गोइंग टू गेट यू, बट डोंट लेट इट अफेक्ट यू सो मच। आपको हर चीज़ के लिए, हर बैटल के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और मेरे केस में टचवुड मेरे पास वो एजुकेशन थी, मेरे पास एक अच्छी जॉब थी। अगर ये ना होता या अगर ये होते उसके बावजूद मुझे अपने पेरेंट्स की सपोर्ट ना होती तो शायद मैं अभी भी उसी रिलेशनशिप में घुट घुट के जी रही होती। और कोई पेरेंट्स भी खुश नहीं होते कि बच्चे का घर टूट जाए, बच्ची की आगे बच्ची भी है तो कोई पेरेंट्स खुश नहीं होते, बट अपनी बेटी को दुखी देख के भी कोई पेरेंट्स खुश नहीं होते। तो रोज रोज मुंह घुट घुट के जीने से अच्छा तो ये बेटर है कि आप एक बार टेक अ कॉल एंड टेक अ डिसीजन। नहीं होता तो वॉक आउट, और आपके पेरेंट्स की सपोर्ट हो तो आई थिंक वो बहुत एक आपके लिए साइकोलॉजिकल बूस्ट होता है। तो पेरेंट्स प्लीज, अगर लव मैरिज भी है, डोंट गो हॉस्टेल कि आपका डिसीजन था तो अब आप बियर करो। बच्ची तो आपकी है, नहीं हुआ डिसीजन सही, गलतियां तो बच्चों से होती हैं। पूर्णिमा कितना क्योंकि अब आप ये सब चीजें भुगत रही हैं, कितना टफ होता है सिंगल मदर एंड उसके साथ में भी वर्किंग वुमन? सी टफ तो होता है। देयर आर डेज व्हेन यू फील कि आपके पास कोई ब्रेक ही नहीं है। यू आर द फादर आल्सो, यू आर द मदर आल्सो ऑफ द चाइल्ड। समटाइम्स यू डू गेट फ्रस्ट्रेटेड दैट डुअल रोल कर रहे हो आप, वर्किंग भी हो साथ साथ, इस बच्चे की भी एजुकेशन निग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, जॉब भी, अच्छा जॉब में भी आई एम आल्सो एज आई सेड assuming a lot of other responsibilities. I'm not just like going, teaching and coming back. I have a lot of other responsibilities. I'm the dean students welfare of my college. So 8,000 से ऊपर बच्चा है, वो सारा बच्चा मैंने कंट्रोल करना है, इलेक्शंस मैंने कराने हैं, कॉलेज के फेस्ट मैंने कराने हैं। सो वो एक तरह से पूरे 8-8,500 बच्चा, वो भी डीएवी कॉलेज के लड़के, आपको पता है हरियाणा हिमाचल पंजाब के लड़के, उन सबको मैनेज करना। आई एम द डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, सो वो सब चीज़ें मैनेज करना। देन आई एम द इंचार्ज ऑफ द डांस क्लब, वेस्टर्न डांस क्लब इन दूसरा। आई एम द इंचार्ज ऑफ मॉडलिंग क्लब, आई एम द इंचार्ज ऑफ रोट्रैक्ट क्लब, आई एम ऑल्सो को इंचार्ज ऑफ द यूथ सर्विस क्लब। सो आई हैव लॉट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि मैंने डिलिबरेटली भी अब ली हुई हैं टू कीप माई सेल्फ बिजी। नहीं तो वही बैठे सोचे रहो कि ओ मेरे साथ ये हो गया, मेरी तो लाइफ बर्बाद होगी, मैं क्या करूंगी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं तो एजुकेटेड थी, मैं तो सुंदर थी, मैं तो सब कुछ थी। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बचाने के लिए भी मैंने अपने आप को बहुत इन्वॉल्व किया हुआ है। तो येस, इट इज़ टफ, इट इज़ चैलेंजिंग, बट अगेन प्राइमरीली इट्स द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स कि वो मुझे बिल्कुल उस चीज़ पे फील नहीं होने देते। वो बर्डन बिल्कुल उन्होंने मेरे शोल्डर से उतारा हुआ है इनायत का, अपनी डॉटर का मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। बल्कि कभी कभी वो हंसते हैं, कह रहे कि तू तो बहुत लकी है, तुझे तो रिटायर्ड प्रोफेसर नैनी मिले हुए हैं। मेरी मम्मी कई बार मजाक करती है कि लोग तो नैनीज रखते, तो दोनों रिटायर्ड प्रोफेसर रखे हुए हैं। तो उस तरीके से मुझे वो टेंशन बहुत, they take a lot of burden off my shoulders. But again, at the end of the day, being a parent, I am directly responsible for her upbringing and everything. जितनी मर्जी वो support कर दें, but being a mother,
कहीं ना कहीं तो वो बच्चा तो मेरे पास अल्टीमेट ही आएगा ना, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो और फादर भी नहीं है, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। कई दिन होते हैं जिसमें आप बहुत वीक फील करते हो, पीटीएम्स पे जाते हो, तो ऐसे लगता है मुझे कि सब मुझे ही देख रहे हैं कि भाई अब सब जगह मदर फादर दोनों हैं, ये अकेले क्यों है। बट ठीक है, यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। एक लाइफ में इंसिडेंस होना तो हो गया, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आदमी अपने लिए जब एक टाइम निकालता है अपने को रीजुवेनेट करने के लिए या अपने आप को हैप्पी करने के लिए, तो आपका ऐसा क्या स्टैंडर्ड है कि अब अपने आप को खुश करने के लिए, वो कहते हैं ना सेल्फ पैम्परिंग जब करना होता है, तो आपके लिए क्या रहता है? वैसे तो मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि आपके डांसेस और रील्स बहुत आते हैं। डांस, इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे खुशी देती है। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने कॉलेज में अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, वो इसीलिए किया। और मैं कॉलेज में कोई इस एकेडमिक एक्टिविटीज जो क्लासेस में पढ़ा रही हूँ, उसके अलावा मैं ये डेक्लेमेशन या यूथ फेस्टिवल में बहुत सारी वो होती हैं जिसमें मुझे कई बार चीज कहती कि यही अप्लाई कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ डांस में अप्लाई कर। कभी ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने स्टडी टाइम में ये सब चीजें मिस कर रखी है तो अब आप उसको एंजॉय कर रहे हैं? बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि कभी मम्मी पापा ने हम लोगों को यूथ, मुझे पता ही नहीं था कि इनफैक्ट मैं अब हंसती हूँ अपनी फ्रेंड्स के सामने, देखा मुझे तो जीसीजी में मैं पढ़ी हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि यूथ फेस्टिवल नाम की भी कोई चीज होती थी। यूथ फेस्टिवल के बारे में मुझे डीएवी कॉलेज में आके पता चला, वो भी व्हेन आई जॉइंड एज अ टीचर, नॉट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। आई नेवर न्यू दैट यूथ फेस्टिवल भी होता है ना। ऑफ कोर्स वो तो बहुत टाइम से रहा है, कभी पता ही नहीं था, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कुछ चीज में ध्यान दिया ही नहीं, ना मम्मी पापा ने देने दिया, ना हमने कभी दिया। तो जब मैं आ गई, मैंने बोला कि अब मैं सारा अपना ये डांस का कीड़ा मैं यहाँ पे पूरा करूंगी। तो मैंने कुछ 18 साल हो गए हैं मुझे, हर साल में 2-2 साल की हमें टर्म मिलती है, मैं एवरी 2 years आई अप्लाई। एंड सबको पता है, कोई अप्लाई भी नहीं करता, सबको पता है कि ये पूर्णिमा ही लेना है और ये करा भी रही है। अच्छा, तो टचवुड मेरी उसके अंदर ये इंचार्जशिप के अंदर काफी बार हमारा कॉलेज फर्स्ट आया यूथ फेस्टिवल में, जोनल में भी और इंटर जोनल में भी सेकंड या थर्ड हम आते रहे। और अभी रिसेंटली मेरी टीम ने हैट्रिक करी है, 3 साल से कंसेक्यूटिवली हम फर्स्ट आ रहे हैं यूथ फेस्टिवल में। मॉडलिंग टीम में भी मैं वहाँ भी वो मॉडलिंग का कीड़ा वहाँ पर पूरा कर लेती हूँ, वो भी बहुत टचवुड एस्थेटिका के नाम से हमारी टीम है। तो प्रिंसिपल ने पहले जब वो बच्चे क्लब बनाने गए तो उन्होंने सीधा मुझे रेफर कर दिया कि गो टू प्रतिभा मैम, वो शी विल हैंडल। तो कॉलेज में कोई डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो किसी क्लब के या किसी और डिपार्टमेंट के, तो दे इनवाइट मी एज अ जज, क्योंकि उनको पता है किसका इंटरेस्ट है इस मामले में। तो हाँ, वो जो चीज़ मैं नहीं कर पाई एज अ स्टूडेंट, वो मैं अब आई लिव इट थ्रू माई स्टूडेंट्स। तो मैं इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती। तो एक ना एक वो कहीं ना कहीं जो मेरे यंग रहने का आई थिंक जो मेजर सीक्रेट है वो भी यही है, दैट आई ऑलवेज स्टे इन द कंपनी ऑफ यूथ। मैं उस बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली लेवल पे इंटरेक्ट करती हूँ। वो वो 1-1.5 महीना जो यूथ फेस्टिवल की रिहर्सल्स चलती हैं, दे आर लाइक अ फैमिली टू मी, like an elder sister। मैं उनके साथ होती हूँ, they come to me like a friend, they share their secrets with me। मेरे से डांट भी खा लेती हैं, मुझे अपनी बातें भी बता देती हैं सारी। मतलब वो बोलती है कि मैम आप हमारी सिस्टर की जैसे हो, बिल्कुल एक जैसे बड़ी बहन होती है। तो उसी तरह से मैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ। मैं आपको बहुत हद तक कोरिलेट कर पा रहा हूँ। मेरी अपनी वाइफ भी टीचर है, तो उसके साथ भी सेम होती है कि हाइट छोटी है और वो भी नहीं लगती है। तो मैं कई बार उसको सेम पूछता हूँ, वो कहते हैं मेरे को वही है कि मेरा जो बचपन का जो, या वो कह सकते हो ना कि आप जो पुराना टाइम आप नहीं एंजॉय कर पाए, तो मैं बच्चों के थ्रू एंजॉय कर रहा हूँ। बच्चों के थ्रू आप हो, मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही है। तो डांस ही एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए बहुत रिजुविनेट होने का वो है। इट्स थेरेपेटिक फॉर मी, इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी। और वही पैशन डांस का मेरी डॉटर में भी पास ऑन हुआ है। तो हम दोनों बहुत जब बोर हो जाते थे, सोशल प्रोफाइल पे हम देखते हैं दोनों आप काफी एक्टिव बनाते हैं। तो मेरे से ज्यादा शौक उसको है कि वो ट्रेंडिंग रील्स वगैरह की, चलो मम्मा हम ये रील बनाएंगे। तो जब भी मुझे ज्यादा स्ट्रेस होता है, आई लिसन टू म्यूजिक, आई डांस अ लॉट, वो चीजें जो है दे टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑफ माय माइंड। इट्स लाइक अ थेरेपी टू मी, इट्स लाइक अ रिलीजन टू मी, अ पैशन जो मैं अब अपने स्टूडेंट्स के थ्रू फुलफिल करती हूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आपकी स्टोरी से, जो हमने आज डिस्कस किया या हमने जो अपना टॉक्स किया, कि लाइफ में सक्सेस का या एक हैप्पी लाइफ का कोई पैरामीटर नहीं है मेरे हिसाब से। कि आपकी स्टोरी में तो मतलब जितने वो सोसाइटी के पैरामीटर्स है ना, वो सारे टूट गए। तो मतलब कोई ऐसा एक बैरियर या एक पैरामीटर नहीं रहा जहाँ पे हम कहते हैं ना कि नहीं ये वाली चीज नहीं थी इसलिए ये हुआ होगा। तो उस केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा हमारे अपने दर्शकों से कि भी किसी भी रिलेशन का या किसी भी इंसान का सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है। वो डेस्टिनी ने आपके लिए जो लिखा है वो आपके साथ होके रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉक शो पसंद आया होगा। साइन आउट, आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज टू द स्टूडेंट्स की लाइफ में आप प्लीज हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
if somebody asks me where does the road to success lie, so the road to success lies outside your comfort zone. As long as you're in your comfort zone, you will not get success. You have to step out of your comfort zone. That's where you will find the road to success. So don't look for shortcuts. There are no shortcuts to success. Hard work का, perseverance का, determination का कोई substitute नहीं है. तो लाइफ में हमेशा एक हार्ड वर्क करते रहो, बट उसके साथ साथ मस्ती भी करो, अपनी लाइफ को जियो भी, बिकॉज वी हैव जस्ट वन लाइफ. ये भी करो एंड नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. खुश रहो, खुशियाँ दो, और स्पिरिचुअल रहो. किसी का बुरा मत करो. आई थिंक मंदिर में जाके घंटों बैठने से इतना कुछ नहीं होता. कि आपका मन साफ होना चाहिए, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो. नोबल रहो, काइंड रहो, ग्राउंडेड रहो. अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आज की जनरेशन को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ इतना इंटरेक्ट करती हूँ, बीइंग स्टूडेंट्स वेलफेयर, आई सी की बहुत ही एक वैल्यू इरोजन हो चुकी है. पेरेंट्स के साथ जो बच्चों का एक बॉन्ड खत्म होता जा रहा है ना, वो बॉन्ड बना रहना चाहिए. क्योंकि जब भी आपकी जिंदगी में कोई अच्छा या बुरा जब पल आता है ना, या खासकर जब बुरा पल आता है, तो एक फैमिली, एक पेरेंट्स ही आपके लिए होते हैं जो सपोर्ट सिस्टम के रूप में खड़ा. तो कोई देखा ही होगा कि मेरे केस में तो मेरा इंटायर सपोर्ट सिस्टम ही मेरे पेरेंट्स हैं. तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट जरूर करें. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर फैमिली. When everything goes wrong, it's only your family that has your back. Only your family is going to be there. They are not going to leave you. तो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपके फ्रेंड ये सब कोई नहीं आएगा. आपकी फैमिली आपके लिए खड़ी रहेगी. तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट जरूर करें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट जरूर करें. ये बात मेरे पेरेंट्स से मैंने हमेशा सीखी. मेरे पेरेंट्स क्योंकि दोनों प्रोफेसर्स थे, तो हमेशा कहते थे कि मदर कहती थी और फादर भी कि एक चीज़ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो है डिसरिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स. तो टीचर्स की रिस्पेक्ट, गुरु का आदर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए. कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए. सो गुरु आपको गोविंद का रास्ता दिखाता है. गुरु आपको एक सही पाथ पे लेके जाता है. तो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स, इनकी रिस्पेक्ट आपको कभी नहीं छोड़नी है. लाइफ को अच्छे से जियो. दिस इज वन लाइफ. डांस लाइक नो वंस वॉचिंग. Laugh like there's no pain, love like there's no selfishness, and live like there is no tomorrow. So that's the message. So good message. तो डेफिनेटली ये शो सब लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग शो रहेगा, और उम्मीद करते हैं आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया. अगली बार मिलते हैं किसी और नई पर्सनालिटी के साथ. तब तक देखते रहिए हमारा चैनल मंथन. पूर्णिमा जी, हम आपसे लेके विदा. नमस्कार. थैंक यू.